इक्विवेलेंट वेट हम लोग इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का या एटम का, तो इसको ना डिफिनीशन के हिसाब से समझिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एलिमेंट मतलब एलिमेंट समझिए, एटम समझिए, जैसे समझने में आपको अच्छा लगता है वो समझिए। तो किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट में 3 एटम का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है। जैसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, ध्यान रखना 1, ठीक। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का फिक्स है, इसका इक्विवेलेंट वेट, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट नॉर्मली Cl का फिक्स है 35.3 का फिक्स है। इसको मत सोचने मत लगना एक्स्ट्रा कि वो इसका एटॉमिक मास था वही इक्विवेलेंट वेट, ऐसे सोचना नहीं कुछ भी, ठीक है ना। आज सोचिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसे यहाँ एटॉमिक मास है तो यहाँ एटॉमिक नंबर हो गया, कुछ नहीं सोचना। इक्विवेलेंट वेट अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वेरिएबल वैल्यू है। ये 3 का फिक्स है, इस 3 के मदद से बाकी का निकालते हैं, ठीक। ये 3 का फिक्स है, 3 एलिमेंट है, इसी के मदद से बाकी सारे एलिमेंट का हम इक्विवेलेंट वेट, एलिमेंट मतलब एटम का निकालते हैं। तो किसी, और हम बोल चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यह हमेशा, और ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे। किस पे, थोड़ा समझने का प्रयास करें, ना समझ आए तो तुरंत बोलिएगा, इसलिए बोलना है क्योंकि सब लोग अलग अलग टाइप पढ़े हैं। आप लोग कोई 2203, कोई 2204, अलग अलग बैच में ना है, कोई ए है कोई बी है। जैसे सपोज करिए कि भाई मैग्नीशियम समझते हैं ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और यहाँ पे आपको सपोज करो MgO दे दिया, प्रोडक्ट बना, रिएक्शन करके MgO बन रहा है। रिएक्शन इधर लिखे थोड़ा सा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इसको हम देखेंगे इस कंपाउंड में MgO में, इसका मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास कितना होगा मैग्नीशियम का मोलिकुलर मास, कितना? जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, कितना? 24, और ऑक्सीजन का 16। और यहाँ जो ऑक्सीजन आया है वो रिएक्शन करके आया होगा, रिएक्शन करके आया होगा। तो आप चाहे पूरा लिखिए रिएक्शन या रिएक्शन मत लिखिए, जैसे आपको मन करे। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिव्यांशु जरा ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन का ग्राम में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, 16 ग्राम, और मैग्नीशियम का, तो आप कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम के साथ मैग्नीशियम का 24 ग्राम रिएक्ट करके MgO बनाया है, ऐसे बोल सकते हैं। श्रेया टेंशन नहीं रहना है, ठीक, हमको पता है जो होगा तो बताएंगे, टेंशन में नहीं रहना है एकदम। तो बोल सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम का कितना ग्राम कंबाइन किया है, 24 ग्राम, ठीक। तो अगर ये 8 ग्राम रहता तो ये कितना रहता, कितना रहता? तो जब भी ऑक्सीजन रहे ना, तो ऑक्सीजन रहे तो आप उसमें देखना कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ किसी भी एलिमेंट का कितना ग्राम रिएक्ट किया है। रिएक्ट करने का मतलब 2 तरीका, या तो कंबाइन किया, यहाँ पे क्या है इसके साथ, या कभी कभी होता है ना डिस्प्लेस करता है रिएक्शन में, दोनों ऑप्शन। ऑक्सीजन रहे तो कितना ग्राम के साथ कंपैरिजन करना है, कैसे कंपैरिजन करना है, जैसे MgO का मोलिकुलर मास निकाले तो यहाँ पे आया मैग्नीशियम का 24 ग्राम है जो ऑक्सीजन के, ठीक, तो 16 ग्राम के साथ मैग्नीशियम का, तो 8 ग्राम के साथ ग्राम रिएक्ट करेगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ किसी भी एलिमेंट का कितना ग्राम रिएक्ट करे, जितना ग्राम रिएक्ट करेगा उसके उसी वेट को उस एलिमेंट का उस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। बोलिए सर उस रिएक्शन में, लंबा चौड़ा डिफिनेशन बोल रहे हैं आप, तो सुनो बोलना नहीं है, सुनना है, केवल सुनना है केवल, अभी बोले हम तो सॉरी। तो जो वेट किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन के
8 ग्राम के साथ किसी एलिमेंट का कौन सा वेट रिएक्ट करेगा? तो 16 ग्राम के साथ, तो 8 ग्राम के साथ 12 ग्राम मैग्नीशियम का वह वेट है जो ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जो वेट रिएक्ट करे उसके उसी वेट को उस एलिमेंट का उस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12। पक्का? अब दिव्यांश से बोला एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। देखो FeO, थोड़ा सा एटॉमिक मास भी भारी भारी फील होना चाहिए, है ना? तो आयरन का मेरे ख्याल से एटॉमिक मास 56, आयरन का एटॉमिक मास 56। आयरन पीरियोडिक टेबल में ना 30 तक आता है, एटॉमिक नंबर 30 तक, 56। एटॉमिक मास याद ही करना पड़ता है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। तो आयरन का कितना हुआ और ऑक्सीजन, तो क्या पढ़ेंगे फिर से इसमें? 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ आयरन का, तो 8 ग्राम के साथ कितना ग्राम? तो 28 ग्राम क्या होगा यहाँ? इक्विवेलेंट वेट किसका? आयरन का। कहाँ पे? FeO में, FeO में आयरन का। तो कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इक्वल टू 28। और अभी हम क्या बोले थे? इक्विवेलेंट वेट फिक्स वैल्यू की वेरिएबल हो सकता है, यानी सेम एटम का अलग अलग हो सकता है। तो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। देखो Fe2O3 ऐसा भी कंपाउंड होता है कि नहीं? तो इसका अगर हम लोग मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास का मतलब देखो 2 आयरन है, मतलब 2 इंटू 56, 3 इंटू 16 क्या? तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कितना वेट है? तो 3 इंटू मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं, इतना ग्राम ऑक्सीजन के साथ आयरन का 56, तो 1 ग्राम के साथ डिवाइड कर दें, तो इसके 8 ग्राम के साथ इंटू 8 कर दें। अब इसको काटिए पीटिए, कितना आएगा? इतना ही होगा लगता है। तो ये आयरन का वेट निकला, कौन सा वेट निकला? जो ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जो वेट रिएक्ट करता है वह वेट। तो आयरन का इक्विवेलेंट वेट ध्यान रखना, आयरन का इक्विवेलेंट वेट फिर से कितना आ गया? कहाँ पे? यहाँ पे कितना था? अलग था। तो सेम एलिमेंट का अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। तो बोलिए सर ये ऑक्सीजन रहेगा तब ना सर, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन रहेगा तो सेम कंपैरिजन कितना से करना है, और क्लोरीन रहे तो कितना से कंपैरिजन करना है। बात समझे? यानी कि किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वह वेट होता है जो अगर हाइड्रोजन रहे तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ जो वेट कंबाइन करे या जो वेट डिस्प्लेस करे। ऑक्सीजन रहे तो 8 से कंपैरिजन करेंगे, और क्लोरीन रहे तो उसके उसी वेट को उस रिएक्शन में उस एलिमेंट का। पक्का समझ रहे सब लोग? जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर आपसे हम कहते कि AlCl3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, AlCl3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ निकालते हैं ऐसे। एल्युमिनियम का होता है 27, 3 इंटू 35 पॉइंट कितना, तो इसके इतना, क्लोरीन का इतना वेट है, क्लोरीन रहेगा तो कितना से कंपैरिजन करना है? तो 3 इंटू 35.5 ग्राम के साथ एल्युमिनियम का, तो 35.5 के साथ 9 ग्राम, तो 9 ग्राम इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इन AlCl3। तीनों देखो, आप बोले ना सर कि यहाँ सवाल सर्वजीत का स्वाभाविक है, बोला कि सर जहाँ तीनों में से कोई ना रहे तो देखो, ये 3 एलिमेंट इसलिए लिया गया ना कि जितना का एलिमेंट है लगभग इससे जो कंबाइन ना करता होगा इससे कंबाइन करता होगा, तीनों से कंबाइन कर ही जाता है। दोनों में किसी से भी कंपैरिजन, हाँ ये बोल रहा है कि दो रहा तो दोनों में किसी से कंपैरिजन, दोनों में से जिससे भी कंपैरिजन करिएगा ना तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक,
तो इतना हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का पहले डिफिनीशन लिखते हैं, तब इसको कॉपी करना है। जो लोग स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ा है उसके लिए इतना मेहनत करना है, जो स्टोइकियोमेट्री पढ़ा उसको ये सब आसान लगेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसको थोड़ा, है ना। लेकिन जो स्टोइकियोमेट्री नहीं लगेगा तो अगर हम बार बार नहीं बोलेंगे ना तो उसको चाइनीज जैसे फील होगा, ठीक। तो यानी डिफिनीशन पहले लिखते हैं तब इसको कॉपी करना है। लिखो हेडिंग क्या है हमारा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। लिखो द पार्ट बाय वेट, डिफिनीशन थोड़ा डिफिनीशन टाइप रहेगा। द पार्ट बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट, the part by weight of n element combined or displaces by one part by weight of हाइड्रोजन। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन रहे तो 1 से कंपैरिजन करना है, और 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। is known as equivalent weight of element in that particular reaction। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप यहाँ से शुरू करिएगा, यहाँ पे इसमें मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट हो गया 12, इसमें आयरन का हो गया 28, यहाँ पे आयरन का हो गया इतना, और यहाँ पे एल्युमिनियम का। एग्जाम्पल लिखे हैं ना, तो थोड़ा सा समझ के अपने से लिखना, इन्हें डायरेक्ट आंसर मत लिखना, अपने से सोच के कि 16 ग्राम के साथ इसका 24 ग्राम है तो 8 ग्राम के साथ आधा होगा तो ये भी आधा होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड। लिखना चाहते तो अगर आप चाहते तो लिखो कि इन MgO, अगर पूरा चाहते हैं स्कूल टाइप लिखने तो लिखो इन MgO 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, देन 1 ग्राम कंबाइंड विथ 24/16, देन 8 ग्राम कंबाइंड विथ, ऐसा करिएगा ना तो फाइनली कितना आएगा, तो वही है लास्ट में, ठीक। तो वैसा लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे। कॉपी करिए जल्दी से। इक्विवेलेंट वेट, एक क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स, एक्स मतलब कैपिटल एक्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स इन दी कंपाउंड, ये कंपाउंड लिख लीजिएगा। इस कंपाउंड में एक्स का इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू कैपिटल ई, ये कंपाउंड लिख लिए ना, M और N है, सॉरी यहाँ पे N है, दोनों M नहीं होगा, N है। तो इस कंपाउंड में X का इक्विवेलेंट वेट जो है कैपिटल E है, देन फाइंड एटॉमिक मास ऑफ X। तो आपको एटॉमिक मास X का बताना है, तो X का जो एटॉमिक मास आएगा ना उसका वैल्यू E, M और N के टर्म में आएगा आंसर। कैसे सोचेंगे जरा सोचो तो। हाँ ऑक्सीजन, एक्स कोई एलिमेंट है, हाँ ट्राई तो किया है तो हम ही बताते हैं एक बार। रुकने बोल रहा है तो ठीक है भाई, थोड़ा ट्राई करो। हाँ
देखिए कैसे ये आसान है, जहाँ पे कोई दिमाग ना लगे ना तो वहाँ पे ना बेसिक दिमाग लगाइए, जो रूल बताए थे। यहाँ पे आयरन तुम रख देते तो जैसे लिखते ना हम लोग, जैसे कंपाउंड है तो इसका मोलिकुलर मास हम कैसे लिखते हैं, तो भाई इसका एटॉमिक मास जो होता है, इसका एटॉमिक मास को A लिखते हैं, और यहाँ पे M के जगह 2 होता तो जितना होता था 2 इंटू लिखते थे ना, तो M है तो अरे जैसे Fe2O3 लिख रहे थे तो नहीं लिख रहे थे 2 इंटू इसका एटॉमिक मास 56 प्लस 3 है तो 3 इंटू इसका एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास ही पूछा है, तो X का एटॉमिक मास सपोज करिए कि A है। अब यहाँ इसका एटम A है, M है, तो M इंटू एटॉमिक मास, जैसे 2 था तो 2 इंटू एटॉमिक मास था ना, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे प्लस N इंटू 16, ठीक। और हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इसका X का इक्विवेलेंट वेट दिया है, तो हम लोग डिफिनेशन वाला जो यूज़ कर रहे थे कि इस कंपाउंड के अंदर में N इंटू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना से रिएक्ट किया, M इंटू X, तो 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट किया होगा, तो 8 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट किया, तो M इंटू A N इंटू 16 इंटू 8, और जो 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है इसके इसी वेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, नहीं बोलेंगे। जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जो वेट रिएक्ट करता है उसके उसी वेट को ना इक्विवेलेंट वेट ऑफ X बोलेंगे। और इसी क्वेश्चन में इसके जगह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट बोल दिया, दे दिया है क्वेश्चन में E, तो इसी की जगह हम E लिख दिए। अब इसी में आपको A निकालना है तो बाकी इधर उधर भेजिए, तो यहाँ देखो ये और ये क्या हो गया, तो नीचे 2 है ना, तो इसको वहाँ ऊपर भेजेंगे और ऊपर नीचे आएगा, तो A का वैल्यू कितना के बराबर, बाई, ये क्या निकला आपका, यही आपसे पूछ रहा था, नहीं बेसिक ही है ना, तो डरना नहीं, सीख रहे हैं। देखो ये हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा, इसका क्वेश्चन जो है तो बहुत हाई लेवल है, पहले दिमाग लगा लेना। तो आपको पहले समझ लेना कि थोड़ा मोड़ा भी समझ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, दिमाग का रखना पहले से, ठीक है ना। और हार्ड चैप्टर का मतलब ये नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं। ये आर्यन सोचेगा कि हार्ड है तो आप पढ़ भी नहीं करेंगे, वैसा नहीं। हिम्मत जहाँ जो जिसको इस चैप्टर समझ आने लगेगा, समझना कि आगे का चैप्टर आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, ठीक। हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करिएगा तब आपको जो बात लगेगा ना, ये तो छोटा मोटा ऐसे उड़ा देंगे, वही चीज़ आपको याद नहीं रहेगा क्वेश्चन बनाते समय, ठीक ठीक। दूसरा एक बताइए, जैसे फाइंड इक्विवेलेंट वेट, शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, EQ मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन इस कंपाउंड में आयरन का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। देखने में बहुत अजीब अजीब टाइप मिलेगा आपको, हाँ आयरन में 0.98 और यहाँ 1.00 ऐसा लिख दिया, तो आप ऐसा लिख दिया तो भी टेंशन मत लो, आप सिंपल बेसिक समझिए, बेसिक को अप्लाई करिए। इसमें आयरन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको, हाँ सिंपल देखो ना, जैसे इसमें निकालिए तो क्या होगा, जिससे 2 रहता था तो कितना से मल्टीप्लाई कर देते, तो 0.98 रहेगा तो इंटू प्लस 16, तो 16 ग्राम के साथ इतना ग्राम, तो 8 ग्राम के साथ इसका आधा, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा आयरन का, तो 0.98 इंटू 56/2 आंसर। देखने में पहली बार देखेंगे तो नहीं फीलिंग तो स्ट्रांग रहता है टाइप का, अरे क्या आ गया है ना, जैसा है कुछ भी रहे, क्या दिक्कत है, जो रहेगा वो रहेगा, जो रूल है वो रूल है। अब हम लोग एलिमेंट में, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा, बहुत सारा ज़्यादा एलिमेंट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अब हम लोग आगे जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन नहीं? जो समझ आएगा तो तुरंत रोकना है, एकदम ब्रेक, पावर ब्रेक, ABS। ठीक, हाँ, रोक रोक के पूछना है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो बोलते समय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड में थोड़ा थोड़ा टर्म ऐसा बोलेंगे कि जो नया नया टाइप फील होगा, लेकिन पहली बार अभी नया फील होगा, जब दोबारा पढ़िएगा तो पुराना सुना हुआ टाइप के लगेगा। तो कंपाउंड तो बहुत तरह का होगा, जैसे एसिड, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट, बेस होगा तो, और कोई इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं? एसिड तो थोड़ा मोड़ा सुने इसलिए हम नहीं पूछे, समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसको पानी में घोले तो आयन में टूटे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पहुंचा आवाज़ मेरा? क्या बोले? पहुंचेगा नहीं तो कैसे सुनेगा रे? हम बोलते हैं लेकिन जानते हो बीच में इतना ढाल रखा, बोले जो नहीं उसमें कौन सा कैप्टन अमेरिका टाइप का, पहुंचने नहीं देता मेरा आवाज़ वहाँ। ठीक, तब ना सुनेगा ठीक से। हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, लेकिन पता नहीं बीच में हम कैप्टन अमेरिका का ढाल लगा देते। साउंड रिफ्लेक्ट, साउंड इज एनर्जी रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। मेरा एयर तुमको पहुंच नहीं दे रहा वहाँ पे। तो हम ही बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा कि वैसा कोई कंपाउंड, वैसा जिसको वाटर में डिजॉल्व करे तो, जैसे, अरे रुकना है उधर, जैसे NaCl, पानी में घुल के Na+Cl- है ना, KCl, K+ H2SO4, H2SO4 ऐसे टूटता है ना, तो आयन में टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइट। तो बोल रहा है सर ये तो एसिड भी दिख रहा है। अरे कोई कंपाउंड का नेचर दो से अधिक तरह का भी तो होता है ना भाई। एक ही कंपाउंड बोलेगा, जरूरत पड़ने पे हम देखो, जो मेरी क्लास में स्टूडेंट है तो क्या रोड पे भी पढ़ते चलते हो? रोड पे तुम दोस्त रहा, तुम्हारे बिहेवियर, घर में भी तुम स्टूडेंट हो गए, सब जगह अलग है ना, नेचर बदलते रहता है, सेम ही का लोगों का। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। क्या था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? उधर जय, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते समय आसान लगा होगा, लेकिन अब भूल जाइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बोले, जब कभी भूलिएगा तो किसको याद करिएगा? LIC एजेंट, जो दूसरे का LIC करवाता हो, मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता हो और खुद, यानी जो खुद रिड्यूस करे वही ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा ना आप बोले थे। ठीक, चलिए, तो सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो शुरू करें किसका? तो मॉलिक्यूल में कौन कौन है लिख लेते हैं। पहले हम लोग मॉलिक्यूल में बोलेंगे एसिड, तो थोड़ा देखिएगा, अभी हम बोलेंगे एसिड का, हम लोग पढ़ना है टॉपिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग के लिए नया है तो हो सकता है कि हम लोग एसिड क्या है वो जानबे नहीं करते हैं, तो थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन एसिड का भी ले लेंगे। क्या बोलिए सर? बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एसिड का भी ले लेंगे, तो मेन इन्फॉर्मेशन कब लेंगे? तो मेन इन्फॉर्मेशन एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट थ्योरी पढ़ना अलग से। ठीक, दूसरा बोलेंगे बेस का इक्विवेलेंट वेट। तीसरा बोलेंगे इसमें बेस के बाद आयन का भी इक्विवेलेंट वेट। आयन का मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज हो। चौथा हम लोग बोलेंगे इसमें, चौथा अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट। पांचवा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी में रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, समझिए सब लोग। इसमें से कोई भी रहे ना स्पीसीज, कोई भी रहे, कोई मॉलिक्यूल एसिड, सबका इक्विवेलेंट वेट का एक कॉमन फार्मूला क्या है कि जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना, इसमें से कोई भी रहे, सारा का मॉलिक्यूलर मास ऊपर, मॉलिक्यूलर मास समझ रहे हैं ना कैसे होता है मॉलिक्यूलर मास? ये फॉर्मूला को देख देख के कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, 32, 98 ऐसा आया था ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर डिवाइडेड बाई x, मॉलिक्यूलर मास को x से डिवाइड करेंगे। बोलिए सर x क्या है? तो जो x है वह x को हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, या दूसरा नाम
n फैक्टर, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम लोग का मेन लक्ष्य है वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर निकालना। और मोलिकुलर मास अगर एसिड का निकाल रहे हैं तो एसिड का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर भी एसिड का, बेस रहेगा तो बेस का मोलिकुलर मास बाय मोलिकुलर मास भी, और हर बेस का अपना वैलेंसी फैक्टर भी अलग अलग होगा। वैलेंसी फैक्टर सबका, सब बेस अलग अलग का होगा, तो जो रखेंगे उसका मोलिकुलर मास प्लस उसी का वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो मोलिकुलर मास तो कॉमन टर्म है, फार्मूला को देख देख के निकालते हैं। तो मेन रोल क्या होगा? हाँ, तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका अलग है, बेस का निकालने का अलग है। मैंने सबका फार्मूला कॉमन है, कुछ भी रहे सबका फार्मूला यही है आपका, इसमें से कोई भी रहे, लेकिन सबकी जगह मोलिकुलर मास तो उसका मॉलिक्यूल देखेंगे, मोलिकुलर मास निकालेंगे। वैलेंसी फैक्टर अलग है, तो वैलेंसी फैक्टर के लिए समझना पड़ेगा कि एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होगा, बेस में वैलेंसी फैक्टर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोल आयन में वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग में और इलेक्ट्रोलाइट में, सबका। ठीक, तो पहले इसको आप लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि एसिड क्या है और एसिड में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, हो गया कॉपी? वाह, हाँ, किसका? एसिड का? हाँ, लिखाएंगे अभी डिफिनेशन। तो इसको कॉपी कर लिए, तब हम लोग बात करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है भाई? तो एसिड के बारे में बहुत तरह तरह का थ्योरी है, तो हम लोग अभी थ्योरी में हाई लेवल पे न जाए, हम लोग बेसिक लेवल पे जाएं। तो एसिड कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जिसको पानी में घोले तो H+ दे दे, माने द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन इन ए सोल्यूशन। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको वाटर में डिजोल्व करे तो वाटर में H+ बढ़ा दे, है ना? ठीक, तो H+ है तो भाई एसिड का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे आर्हेनियस एसिड, ऐसा हम बोलेंगे तो फिर खराब मैंने हार्ड फील होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बहुत सारा टर्म है, तो सब हम लोग अभी बात हम लोग को नहीं जरूरत, हम लोग खाली जरूरत किसका है? वैलेंसी फैक्टर खाली जरूरत पड़े, बाकी चीज़ का जरूरत, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो सब जरूरत हम लोग को नहीं है। तो एसिड पहले लिखिए, द कंपाउंड विच हैविंग डिस्प्लेसेबल H+ आयन। अगर बहुत माइन्यूटली देखिएगा ना तो ये सब सही नहीं है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक लिख रहे हैं तो ये सही मान लेते हैं इसको, है ना? विच हैविंग डिस्प्लेसेबल H+ आयन, मतलब वैसा कंपाउंड जिसके पास टूटने वाला H+ हो, मतलब या बोल सकते हैं कि जो टूट के H+ देता हो। ठीक, ठीक ना? तो टूट के H+ देता हो, जैसे भाई आप बताइए तो कोई कंपाउंड, हाँ, टूट के H+ दे रहा है कि नहीं? तो क्या हो गया? तो कितना H+ दे रहा है टूट के? 2 ठो दे रहा है, तो 2 ठो H+ कितना? इसका एक मॉलिक्यूल दे रहा है कि 2 मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल ना। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल टूट करके कितना H+ रिलीज हो रहा है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, सिंपल। जैसे H2SO4, ध्यान रखना, लेकिन फिर से सुनिए, H2SO4 यहाँ पे है, तो कभी कभी ऐसा है इसके पास, जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा रिएक्ट करे तो टूट के एक भी तो दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ कि NOH के साथ H2SO4 रिएक्ट करा, तो यहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट बना और आपका वाटर बना। तो हम लोग को फोकस कहाँ करना है? एसिड हमारा टॉपिक है। तो आप गौर करो इसमें कौन है बगल में? अब यहाँ पे सल्फेट के पास एक भी हाइड्रोजन बचा, तो इस मतलब इससे कितना हाइड्रोजन टूट के अलग हो गया? 2 हो गया। 2 होता ना, 2 जगह सोडियम आया, तो दोनों का दोनों हाइड्रोजन अलग हटा तब ना 2 सोडियम आया, तो इसका मतलब कितना हाइड्रोजन टूट के अलग हुआ? 2 हो गया। और जो भी एसिड में जितना H+ टूट के अलग होगा वही उसका वैलेंसी। लेकिन बोलिएगा सर 2 हुआ, लेकिन ऐसा भी कभी कभी देखिएगा, कभी रिएक्शन मिलेगा आपको, अरे एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो H2SO4 में देखिए कभी कभी ऐसा भी रिएक्शन गलती से मिलेगा आपको, ऐसा, पता नहीं देखे होंगे शायद। तो बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, अभी कितना बच गया? तो मतलब
एक ही टूट के अलग हुआ। तो जो टूट के अलग बोलेगा मेरे पास तो खूब पैसा, मतलब दानी थोड़ी हो गया। अरे जो दान करेगा वो ना बोलेंगे दानी है, इसके पास है 2 ठो लेकिन यहाँ पे बचा के 1 ठो रख लिया, तो डिस्प्लेस कितना हो गया। तो जितना H+ आयन डिस्प्लेस होगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। बात समझे। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इस रिएक्शन में, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे कैसे, गलती से नीचे नहीं लिखाया है, नोटेशन है कैपिटल E और H2SO4 को बेस में लिखना है। बहुत लोग लिखेगा ऐसे, बोलेगा सर कहाँ अंतर है, दोनों तो एक हैं। कुछ लोग और ऐसे करेगा, सब एक ही ना सर, प्रूफ करिए गलत का। ऐसा नहीं, कैपिटल E लिखना है और नीचे बेस में ऐसे लिखना है। इसको पढ़ेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। इस केस में कितना होगा बताइए तो, मोलिकुलर मास बाई 2। और इस केस में इसका अंडरलाइन, इसका हम इसका नहीं बात कर रहे, किस में आएगा, तो बेस पढ़ेंगे तो इसका बताएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इस रिएक्शन में हम बोले हैं कि इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं है, मतलब कर सकता है। यानी कि एसिड के केस में जब एसिड रहेगा तो जो X जो वैलेंसी फैक्टर था वो क्या था, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन कम पर मॉलिक्यूल, माने एक मॉलिक्यूल से टू, कभी कभी कोफिशिएंट 4 आ जाएगा ना, 4 नहीं, एक मॉलिक्यूल से कितना H+ अलग हुआ। बोलिए सर एक मॉलिक्यूल क्यों, तो मोलिकुलर मास का 2 मॉलिक्यूल का है, जब मोलिकुलर मास 1 मॉलिक्यूल का है तो वैलेंसी फैक्टर भी पर मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल देके समझा रहे थे आप। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे बताओ HCl क्या है आपका, इसके पास कितना H+ है, तो मैक्सिमम कितना अलग होगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर फिक्स। HNO3 भी एसिड है कि नहीं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। उसी तरह से हम और भी बात करेंगे भाई, देखो HClO4, ठीक, बहुत फेमस एग्जाम्पल जो कि बहुत काम पड़ेगा, बहुत गलत होता है। तो इधर जगह तो हम ऐसे समझाने के लिए लिखे थे, इसको मिटा देते हैं, उसको कॉपी करना है। अभी रुकिए, तब लिखिए और कॉपी करिएगा। जैसे देखो बहुत फेमस है H3PO4, तीनों बहुत फेमस है, आगे बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए थे। H3PO4 डिस्कस किए थे, गलती से आप लोगों को याद होगा कि इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बताए थे आप लोग को, उसमें हम बोले थे बताएंगे आगे, फिर से अभी फिर बताएंगे आगे देखो। और हम बोले थे डबल बॉन्ड, याद है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे। और हम बोले थे कि जो हाइड्रोजन ऐसा, इस सबको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, बोले थे, मैंने याद होना हो कोई बड़ा बात नहीं है। ऑक्सी एसिड का देखो डिफिनेशन बोलेंगे तो समझने में दिक्कत होगा, मैंने याद करने में थोड़ा सा लगेगा कि कॉपी टाइप का। ऑक्सी एसिड पहचानने का तरीका है कि वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और के साथ साथ कोई और दूसरा कोई एटम हो, तो उसका नाम, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन छोड़कर बाकी कोई एक ही एटम रहे तो ऐसा एसिड का नाम हाइड्रा एसिड, ऐसा एटम का नाम, ऐसा एसिड का नाम। और ये कौन एसिड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक और है ना। अब बोलिए सर जरा टेक्निकल डिफिनेशन बताइए तो दिस दोज एसिड विच आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर, नहीं समझ आएगा, ठीक। लेकिन ये समझ क्वेश्चन बनाने में भी यही काम आता है, मतलब ऐसा एसिड जो वाटर के मिलने से बना हो तो उसको हम लोग ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक ना। तो ऐसा जरूरत नहीं है, आपको पहचानना होगा ऑक्सी एसिड का मतलब, लिखने नहीं आता है डिफाइंड ऑक्सी एसिड है, सब नहीं आता है क्वेश्चन में, ठीक। तो ये भी कौन एसिड, ऑक्सी एसिड, ये भी कौन एसिड, ठीक, मतलब किसके मिलने से बना है, तो जब वाटर के मिलने से बना है तो वाटर इसे हटा भी सकते हैं, तो वाटर हटा दो, तो इसे वाटर हटा दो क्या बनेगा, हाँ, वाटर हटाने का मतलब है कि भाई वाटर में क्या होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 को ऐसा वाला मॉलिक्यूल 2 ठो प्लान करेगा, बोलेगा हम अकेले मेरे बस में नहीं है वाटर निकालना, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक। तो 2 मॉलिक्यूल बोलेगा 2HNO3, अब तो वाटर निकल सकता है ना, 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो बचेगा क्या,
बचेगा का? NO2 बचेगा। अरे 2 ठो नाइट्रोजन और 6 ठो ऑक्सीजन है, उसमें एक ऑक्सीजन चल गया वाटर में, तो बचा क्या? N2O5 ना। तो N2O5 का भी लिखा हुआ रहे तो समझना वो कुछ और नहीं है, कौन है? नाइट्रिक एसिड है। अरे समझ, N2O5 रहेगा तो डरना नहीं कि कहाँ से आ गया, वो कौन है? रिएक्शन कहाँ करिएगा आप? बंदूक में हवा में उधर गोली चलाएगा, इधर गोली चलाएगा, आसमान पर धुआं, ऐसे रिएक्शन होगा रामायण टाइप का? नहीं ना, रिएक्शन कहाँ होगा? सोल्यूशन में, पानी में मिलाएंगे। तो अगर इसको भी मिलाइएगा तो पहले बोलेगा मेरा पानी लिए थे वापस दो, वापस लेके ही बनेगा, बोलेगा आप ठीक रिएक्ट करो, तो ये भी रहेगा तो यही रिएक्ट करेगा। लेकिन अभी हम लोग इसका बात नहीं करेंगे, आगे बात इसका भी करेंगे। चुप ना आप, जो बात मैंने हम बोले इसका बात अभी नहीं करेंगे, कि जहाँ ये सब बात करेंगे तो मेन बेसिक ना बात कर रहे हैं। तो ये बताओ, इसमें से हम बोले थे आपको ऐसा ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड का प्रॉपर्टी है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, वही हाइड्रोजन पानी में घोलिएगा तो टूट के अलग होगा। तो इसमें कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये कितना देगा? 3 देगा। तो वैलेंसी फैक्टर 3। तो सुमित बोल रहा है सर तो 3 तो मैक्सिमम होगा ना सर। कभी जैसे इसमें देखो था 2 था, तो कभी कभी 1 भी हुआ, कभी 2 भी हुआ, ऐसा हुआ ना। तो इसका मतलब इसका ध्यान रखिएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और तो 3 क्या होगा इसका। और मैक्सिमम कब होगा? जब तीनों हाइड्रोजन टूट के अलग हुआ। तीनों हाइड्रोजन कब टूट के अलग हुआ? जब ये क्या करेंगे, एसिड को कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा H3PO4 इज कंप्लीटली रिएक्ट विथ NOH। तो कंप्लीटली का मतलब सारा NOH, जो सारा इसका H+ खत्म हो गया, इसका मतलब अपने आप ऑटोमेटिक क्या ले लीजिएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर। बात समझे? आप बोलेगा H3PO4 पार्शियली रिएक्ट विथ, पार्शियली में हम नहीं कर सकते कितना होगा, उसके लिए रिएक्शन लिखा होना चाहिए। ठीक, पक्का? इसी में याद करो थोड़ा सा आगे, हम लोग H3PO3 भी हम बोले थे, और इसका भी स्ट्रक्चर बनाए थे। इसका स्ट्रक्चर हम बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, जब रिडॉक्स पढ़ा रहे तब वो थोड़ा सा बताए थे। इसमें 3 दिख रहा है, लेकिन आपको हम बोले थे कि इसमें से आसान है कि 3, एक ऑक्सीजन कम हो गया। देखो सबको लगता है कि हटा देते तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम बोले थे कि हटेगा। बताए थे कि नहीं लगता है? बताए थे, एक बार पलट के देखना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो बोलिएगा सर का कोई माइक्रोस्कोप से देखा था क्या? अरे भाई माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा, ही है एसिड। अगर आप तीनों का तीनों अगर इससे स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करते, अगर ये ऑक्सीजन को हटाते, तो बताओ इसका मैक्सिमम H+ कितना टूट के अलग होता। ध्यान सुनिए, अगर ये स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करते और सोचने में आसान अच्छा कौन लगेगा कि इसमें से इसमें कौन कम है, तो एक ऑक्सीजन को कहाँ से कम करने में अच्छा लगेगा? ये वाला अच्छा लगेगा कि नहीं? लगेगा ना अच्छा। और अच्छा लगेगा तो बताओ इसमें से कितना हाइड्रोजन टूट के अलग होता है इसमें भी, कंप्लीट रिएक्शन पे। तो लगा जब इस कंपाउंड को प्रैक्टिकली रिएक्ट करा के देखा, तो देखा कि इसमें से मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन टूट के अलग हो रहा है। बात समझे? तो मैक्सिमम 2 ही हाइड्रोजन टूट के अलग हो रहा है, इसका मतलब है आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन ओनली 2 हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन। बात समझे? इसका मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब ये है जरूर हाइड्रोजन इसके साथ अटैच। तो कोई सोच रहा होगा, सोचना भी चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन में ऐसा क्या बात है कि इसको एसिडिक हाइड्रोजन बना देता है। नहीं कोई सोच रहा है, सोचो। माने ऐसा ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो एसिड हो जाएगा, यहाँ रहेगा तो नहीं टूटेगा, क्या मतलब हो गया ये? हाँ सही बोल रहा है एकदम। अरे भाई इसके साथ अटैच रहेगा तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो खींचेगा तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। और जैसे इसको दोनों के बीच में अभी बॉन्ड नहीं रहा, दोनों कहला गया पोलर कोवैलेंट। क्या कहला गया? अब दोनों के बीच में कैसा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है दोनों के बीच में फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब बताओ एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन मीडियम। अब बताओ इसको घोलते कहाँ हैं हम लोग? वाटर में। और वाटर में जाके इसका एप्सिलॉन नॉट, जिसका नाम होता है परमिटिविटी कांस्टेंट,
वाटर में इसका वैल्यू 81 हो जाता है, एयर में इसका वैल्यू 1 होता है। मान ले इसको ऐसे एयर में ऐसे रखे हैं तो 1 है, मतलब दोनों के बीच में फोर्स कुछ है। जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व किया तो इसका वैल्यू 81 हो गया, तो नीचे 81, दोनों के बीच में फोर्स कितना टाइम्स घट गया, तो दोनों टूट के आसानी से अलग हो गया। लेकिन ये फार्मूला किसके बीच में है? प्लस माइनस के बीच, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन दोनों का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ज़्यादा का फर्क, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो पानी में घोलने से कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी टूटता है, इसलिए ये वाला H प्लस टूट के अलग। जिसको कि हम आसान शब्द में कहें कि ऑक्सी एसिड कभी अगर रहे तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच रहेगा वही पानी में टूटेगा। इसी का नट सेल में एक शब्द में मतलब है, इतना मेहनत नहीं करने का ज़रूरत है, ठीक। तो इसमें से मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन टूट के अलग होगा? क्यों बोलेंगे? आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन ओनली 2 हाइड्रोजन अटैच टू एंड रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू विच इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक भी हो सकता है, अगर पार्शियली रिएक्ट करे, कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो इसका मैक्सिमम। एक और एग्जांपल दिए थे, बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाए थे, H3PO2 याद होगा। इसमें से इसमें क्या फर्क? तो ये फिर ही ऑक्सीजन नहीं घटेगा, इन दोनों में से कोई हटके एक होगा। तो बताओ इसमें जब हटके होगा तो इसमें से मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन अलग हो सकता है? तो इसका वैलेंसी फैक्टर। तो बहुत फेमस, ध्यान रखना, ये बहुत फेमस एग्जांपल तीनों है, ये बहुत काम आएगा। ये वाला तीनों सबसे इम्पोर्टेंट फेमस, आगे पूरे जगह काम आएगा न्यूमेरिकल में, कॉम्पिटिटिव लेवल में। H3PO4, H3PO3, H3PO2, इसको ध्यान रखना कितना मैक्सिमम टूट के अलग हो गया। इसको शब्द में कभी कभी देखिए तो कहाँ लिखा रहेगा ट्राइबेसिक एसिड, इसको और इसको मोनोबेसिक, ऐसा लिखा हुआ शब्द रहेगा कभी कभी। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिड, ठीक। कुछ दूसरा टाइप का एसिड होता है, हाँ लिख लीजिए पहले, तब सब लोग